वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में, और हिंदी साहित्य में हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी अनुवाद के बारे में। हिंदी अनुवाद आपको बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर में अगर आप हिंदी लिए होते हैं तो आपको हिंदी अनुवाद के बारे में पढ़ना होता है। तो हिंदी अनुवाद से कैसे कैसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं इसको लेकर के ऑलरेडी मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप उसको देख लीजिएगा। महासंग्राम वीडियो भी मैंने दे रखी है, उसको भी देख लीजिएगा। और 2-3 विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर भी मैंने आपको दिखा दिए, उसको भी आप देख सकते हैं। हालांकि एक विश्वविद्यालय का पेपर अभी भी हमारे पास है, उसको मैं 1-2 दिनों में अपलोड कर दूंगा, तो उसको लेकर के टेंशन ना लीजिएगा आप लोग। शायद वो रज्जू भैया, प्रोफेसर रज्जू भैया जो स्टेट यूनिवर्सिटी है इलाहाबाद की, उसका पेपर है, तो मैं उसको जल्द ही अपलोड कर दूंगा। लिखित टाइप की परीक्षा हुई है। आपको बता दूं हिंदी अनुवाद के जो मैंने आपको बताया था कि 14 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की श्रृंखला चल रही है। आपने इससे पहले इकोनॉमिक जियोग्राफी अर्थात जियोग्राफी के बारे में जाना होगा, और एक और सब्जेक्ट के बारे में मैंने चर्चा करी थी, तो आप लोगों ने उसको समझा। आज का जो वीडियो है आपने सोशियोलॉजी के बारे में जाना बीए 4th सेमेस्टर में। तो आज जो है हिंदी अनुवाद के लगभग 14 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो है ये यही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम 14 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, और इन्हीं टॉपिक से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक्स अगर आप तैयार कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में कहीं अलग से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इन्हीं से पूछे जाते हैं। तो जब आप इनको पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आपकी परीक्षा अच्छे तरीके से होगी और आप अच्छा कर पाएंगे अपनी परीक्षा में। तो आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सभी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है 2023 की परीक्षाओं के लिए हिंदी यानी हिंदी अनुवाद। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों को पढ़ना है वो टॉपिक है अनुवाद। अनुवाद किसे कहते हैं, यानी अनुवाद का अर्थ समझना है और अनुवाद की परिभाषा के बारे में जानना है। अनुवाद जो होता है इसको लेकर के, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो चैप्टर 1 के नाम से बताई है। अनुवाद के बारे में हमने विस्तार से उसमें समझाया है, तो आप लोग अनुवाद के बारे में वहाँ से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, आसानी से जान सकते हैं अनुवाद है क्या। अनुवाद के बारे में मैंने पूरा विस्तार से आपको समझाने का प्रयास भी किया था। जो अनुवाद होता है इसकी अगर बात की जाए, भोलानाथ तिवारी की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, बड़ी ज़बरदस्त परिभाषा है भोलानाथ तिवारी जी की। उन्होंने कहा था कि एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव समान और सहज अभिव्यक्ति के द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का जो प्रयास होता है उसी को अनुवाद कहते हैं। देवेंद्र नाथ शर्मा जी ने कहा था कि विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में रूपांतरित करना यही होता है अनुवाद। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये होता है एक प्रकार से आपका अनुवाद। अनुवाद की अगर बात की जाए तो अनुवाद खास करके आप देखते हैं 2 भाषा होती है इसमें। मैं आपको बताऊँ 2 भाषाओं के बीच का होता है, एक भाषा से अनुवाद होता है और एक भाषा में अनुवाद होता है। जिस भाषा से अनुवाद होता है उस भाषा को स्रोत भाषा कहते हैं, जिस भाषा में अनुवाद होता है उस भाषा को लक्ष्य भाषा कहते हैं। तो अनुवाद में खास करके एक भाषा का दूसरे भाषा में अंतरण होता है। एक भाषा के जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, वो उन विचारों को, उन भावों को दूसरी भाषा में कहा और सुना जाता है। तो उस प्रकार की प्रक्रिया को हम अनुवाद कहते हैं। अनुवाद में जनरली आपको पता होगा, जैसे कोई व्यक्ति हिंदी में कोई चीज़ बता रहा है, मैं हिंदी में कुछ चीज़ बता रहा हूँ, अब मेरी ही बातों को कोई अंग्रेजी में अगर बताए तो वो हो गया अनुवाद, या मेरी बातों को लिख करके बताए तो उसको तो बोलेंगे अनुवाद। अच्छा, यहीं पर एक टर्म मैं आपको और बता दूं, अति लघु उत्तरीय में प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है आशु अनुवाद के बारे में। आशु अनुवाद, आशु अनुवाद एक प्रकार का अनुवाद होता है, और अनुवाद का वह प्रकार है आशु अनुवाद जिसके अंतर्गत क्या होता है कि बगल में, जैसे कि कोई 2 देश के मुखिया हैं और बातचीत कर रहे हैं, तो आशु अनुवादकर्ता जो होते हैं बगल में ही खड़े होते हैं। जैसे मुझे हिंदी आती है और जो सामने है उसको अंग्रेजी आती है, और एक व्यक्ति और आएगा जिसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों आएगी, हमारे बारे में वो जानता होगा और उनके बारे में भी जानता होगा। तो जब हम हिंदी में बोलेंगे तो वो व्यक्ति जो होगा, जो आशु अनुवाद करता होगा,
वो मेरी बात हिंदी में बातों को जो मैं हिंदी में उससे बात करूँगा सामने वाले से, वो अंग्रेजी में उसको बताएगा और उसकी जो अंग्रेजी की बातें हैं उसको हिंदी में मुझे बताएगा। तो इस प्रकार से आंसू अनुवाद जो होता है तत्काल अनुवाद होता है, व्यक्ति वहीं पर होता है, बगल में ही होता है उस व्यक्ति के जो अनुवाद करता होता है, और वो एक प्रकार से मौखिक रूप से तुरंत का तुरंत अनुवाद करता हो चला जाता है। आंसू अनुवाद करना एक बहुत कठिन काम होता है। इसके लिए अनुवादकर्ता का अनुवाद में एक प्रकार से मजा होना, अच्छा अनुवाद करना आवश्यक होता है जानना। तो कहीं ना कहीं पे आंसू अनुवाद में बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, तो मैंने सोचा कि आपको आंसू अनुवाद के बारे में भी बता दिया जाए। तो अनुवाद के बारे में अगर बात की जाए तो अनुवाद जो शब्द है खास करके ये संस्कृत से उत्पन्न शब्द है। संस्कृत का जो शब्द है वद धातु, उसी धातु से बना हुआ है। वद धातु में जब हम घन प्रत्यय लगाते हैं उसके बाद में वाद बनता है और उसके बाद में अनु उपसर्ग लगा करके हम बनाते हैं अनुवाद। अनुवाद का सीधा सा मतलब होता है कथन, बोलना, भाषण या विचार विमर्श करना, ठीक है, और दोबारा से बोलना, इसी को बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है अनुवाद। अनुवाद में बहुभाषी भाषा विविधता होनी चाहिए, एक अनुवादक में बहुज्ञता होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो अनुवाद कई प्रकार के भी होते हैं। तो अनुवाद की अगर बात की जाए तो अनुवाद जो शब्द है खास करके ये ऋग्वेद से ही चलता आ रहा है। हालांकि अनुवाद की अगर बात करें तो वर्तमान में अनुवाद की बड़ी उपयोगिता है, बड़ा महत्व है। तो इसको लेकर के कभी कभी अनुवाद के महत्व से भी प्रश्न परीक्षा में आते रहे हैं। तो आप लोग अनुवाद के महत्व को भी पढ़ लीजिएगा। एक अच्छे अनुवादक के क्या क्या गुण होते हैं इसके बारे में भी प्रश्न आते हैं। अभी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, एक टॉपिक के रूप में हमने इसको भी रखा है। तो अनुवाद मूल रूप से मैं बताऊं आपको तो एक भाषा से दूसरी भाषा में उन्हीं भावों को, उन्हीं विचारों को कहना या दोबारा से बताना किसी को या लिखना, यही होता है अनुवाद। तो अनुवाद के बारे में आपको जान लेना है। हालांकि अनुवाद को लेकर के एक वीडियो ऑलरेडी हमने बताई है, चैप्टर 1। आप लोग अगर नहीं देखे तो चैप्टर 1 वाली वीडियो देख लेंगे, उसमें अनुवाद का अर्थ, परिभाषा, ये सब सारी चीज़ें बता दी हैं। अगला जो आपका टॉपिक आपको तैयार करना है वो अनुवाद प्रक्रिया और अनुवाद के चरण। अनुवाद की प्रक्रिया और अनुवाद के चरण की अगर बात की जाए तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, चूँकि अनुवाद की प्रक्रिया और जो अनुवाद का चरण होता है इसकी अगर बात करें इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ओके, अनुवाद की प्रक्रिया जो होती है, अनुवाद की प्रक्रिया मतलब समझ रहे हैं ना, क्योंकि अनुवाद जो होता है वो एक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही होता है और इसीलिए अनुवाद की प्रक्रिया कहा जाता है उसको। अनुवाद की प्रक्रिया में आप देखते होंगे कि भाई कुछ शब्द होते हैं और उनका अनुवाद हमको करना होता है, कुछ चीज़ें दी होती है उसका अनुवाद हमको करना होता है। तो एक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप अनुवाद की प्रक्रिया के द्वारा हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अंतरण करते हैं। अच्छा, एक अनुवाद होता है और एक होता है लिपि अंतरण। यहाँ पर मैंने वो टॉपिक नहीं रखा है, चलिए मैं 15वें टॉपिक के रूप में मतलब लिख लीजिए यहाँ पर लिपि अंतरण। अनुवाद से ही संबंधित है लिपि अंतरण। लिपि अंतरण जो होता है ये एक लिपि से दूसरी लिपि में, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने लिखा राम, ठीक है, आम खाता है, ये हो गया आपका देवनागरी लिपि में। इसी को अंग्रेजी में अर्थात जो रोमन लिपि होती है उसमें लिखेंगे। तो इसी राम को हम ऐसे लिखेंगे RAM राम, AAM आम, खाता KHATA, ठीक है, राम आम खाता, है को लिखेंगे HAI, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या रखेंगे, फुल स्टॉप के स्थान पर बिंदी रख देंगे। तो ये भी एक प्रकार से वही चीज़ लिखी हुई है। भाषा देखिए, ये भाषा कौन सी है, भाषा तो हिंदी है, भाषा इसकी हिंदी है और भाषा इसकी भी आपकी हिंदी ही है। लेकिन यहीं पर जो लिपि है इसकी वो कौन सी है, लिपि जो है बाबू ये लिपि में चेंजमेंट है। देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, किस लिपि में, देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, जबकि ये लिखा हुआ है रोमन में, ठीक है, समझ रहे ना चीज़ों को। तो ये लिपि अंतरण होता है। लिपि अंतरण का मतलब होता है भाषा वही रहती है या भाषा अलग भी हो सकती है लेकिन लिपि भी परिवर्तित होती है, ठीक है, समझ रहे ना। तो लिपि अंतरण का मतलब होता है इसमें लिपियां भी बदलती हैं, मतलब लिखावट की जो शैली होती है, लिखावट की शैली मान लेते हैं ये रा, हिंदी में जिसको रा कहा जाता है, या देखिए रा, उसको अंग्रेजी में आर बोलते हैं।
हिंदी में जो डंडा होता है पाई, इसको ए बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ये तो एक प्रकार से ये इस प्रकार से आप देखते हैं। तो जो ध्वनि होती है, उन्हीं ध्वनियों को लिखने की जो कला होती है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। अलग अलग लिपियों को, जिस ध्वनि को आप यहाँ पर आ बोलते हैं, उसी ध्वनि को हो सकता है अलग अलग स्थानों पर या अलग लिपियों में उसको दूसरा कुछ बोला जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, लिपि यांत्रण का मतलब होता है भाषा, विचारों और मूलकत्व के साथ ही साथ लिपियों का भी एक प्रकार से चेंज होता है, लिपियाँ भी बदल जाती हैं। जबकि जो अनुवाद होता है उसमें लिपियाँ हो सकता है लिपि वही रहे या लिपि बदल भी सकती है, लेकिन अनुवाद का मतलब होता है भाषा में अंतर होना। जैसे कि यहीं पर राम आम खाता है तो यहाँ पर लिखा जाता कि राम ईट्स मैंगो। यहाँ पर मैं क्या लिखता है, अगर केवल अनुवाद लिखता तो क्या लिखता, राम ईट्स मैंगो, ठीक है। क्या लिखता, राम ईट्स मैंगो। तो राम ईट्स मैंगो, राम आम खाता है, राम ईट्स मैंगो, ये हो गया इसका अनुवाद, ठीक है। लेकिन ये हो गया लिपि यांत्रण। तो लिपि यांत्रण ये हो गया और अनुवाद आपका लाल वाला जो लिखा है वो हो गया। तो अनुवाद में क्या होता है, भाषा में परिवर्तन होता है, ठीक है। जबकि लिपि में क्या होता है, लिखावट में भी परिवर्तन होता है। लिखावट में इसमें भी परिवर्तन हुआ, देखिए लिपि बदली, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें देखिए राम आम खाता, जो यहाँ पर लिखा वही यहाँ पर लिखा, लेकिन क्या है, लिपि का अंतरण है। समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो ये हो गया आपका क्या, अनुवाद। अनुवाद के बारे में मैंने आपको बताया। अनुवाद इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से, आप अनुवाद के बारे में जरूर पढ़ें। और अनुवाद से परीक्षा में प्रश्न आता है, लिपि यांत्रण से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखने का प्रयास करेंगे कि अनुवाद होता क्या है। अनुवाद की अगर बात की है तो अनुवाद की प्रक्रिया जो होती है, खास करके आप लोगों ने देखा होगा, प्रक्रिया जो शब्द है उसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोसेस। और खास करके जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के द्वारा आप देखते हैं जो स्रोत भाषा होती है, उस स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसी को बोलते हैं अनुवाद की प्रक्रिया। तो अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में, और अनुवाद के कई चरण होते हैं, कई चरणों में अनुवाद समाप्त होता है। अनुवाद के चरणों के बारे में या उसके सोपान के बारे में बताते हुए नायडा महोदय ने कहा कि सबसे पहले विश्लेषण यानी एनालिसिस करना चाहिए, फिर अंतरण करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेंस करना चाहिए, और इसके बाद में पुनर्गठन। अर्थात सबसे पहले जो दी गई भाषा होती है, जो स्रोत भाषा होती है, सबसे पहले उसका हमको क्या करना है, एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है, उसको सही तरीके से समझना है कि बातें क्या कही जा रही हैं। फिर उसके बाद में उन बातों पर क्या करना है, हमको उन बातों पर रिसर्च करके एक प्रकार से उसको बदलना है। और फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, उसका दोबारा से अनुवाद यानी दोबारा दूसरी भाषा में करना है। तो पहले तो हम उसको उस भाषा को समझेंगे, उसके विचारों को समझेंगे, मूल रूप को समझेंगे, फिर उसके बाद में एक प्रकार से बनाएंगे कि भाई ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में उसमें कोई त्रुटि रहेगी तो उसके लिए पुनरीक्षण भी हम करते हैं, ठीक है, मूल्यांकन भी करते हैं। आगे बढ़ते और भी टॉपिक को जानने का प्रयास करते तो हमको अनुवाद प्रक्रिया और अनुवाद के चरण के बारे में जान लेना है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक आपका आया है, अगला टॉपिक आप देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से आपके, फटाफट से देखेंगे सभी लोग। अगला जो टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है भाई, अगला टॉपिक देखने का प्रयास करेंगे। अगला टॉपिक जो आपका है वो है अनुवाद के प्रकार। अनुवाद के प्रकार की अगर बात करें तो अनुवाद कई प्रकार के होते हैं, अनुवाद का वर्गीकरण भी कई आधारों पर किया जाता है। अनुवाद के प्रकार की अगर बात की जाए, देखें अनुवाद कई प्रकार के होते हैं। अनुवाद का वर्गीकरण मैं अगर करूं तो अनुवाद जो होता है, एक तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसके कई भेद बताए हैं, लेकिन इनकी संख्या को मिलाकर के 4। एक तो गद्य और पद्य के आधार पर अगर अनुवाद को बांटा जाए तो होता है एक गद्य का अनुवाद और एक पद्य का अनुवाद। मतलब एक ऐसे अनुवाद जो कि गद्यात्मक रचना का होता है और एक पद्य रचना का होता है। गद्यात्मक रचना का अनुवाद थोड़ा सरल होता है, जबकि पद्यात्मक रचना में जो मूल भाव होते हैं उनमें कभी कभी त्रुटियाँ भी देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये होता है गद्य और पद्य के आधार पर अनुवाद का प्रकार। और वहीं दूसरा जो वर्गीकरण है उसको बताएंगे साहित्यिक आधार पर। साहित्यिक आधार की अगर बात करें तो काव्य अनुवाद और नाट्य अनुवाद। तो कुछ काव्य तमाम सारे आपको मिलते हैं, उन काव्यों का अनुवाद होता है तो काव्य अनुवाद, और नाट्य अनुवाद में नाटकों का अनुवाद किया जाता है। तो अनुदित जो ग्रंथ होते हैं, आपने पढ़ा होगा कि भाई ये इनका अनुदित ग्रंथ है। तो अनुदित ग्रंथ का मतलब होता है कि ये अनुवाद हुआ ग्रंथ है, ठीक है। तो ये अनुवाद के प्रकार हो गए। इसके अलावा
विषय के आधार पर भी अनुवाद को वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि लालित्य अनुवाद, धार्मिक और पौराणिक साहित्य का अनुवाद, विधि यानी कानून का अनुवाद, इसके अलावा समाजशास्त्रीय विषय का अनुवाद, प्रशासनिक अनुवाद, वैज्ञानिक तकनीकी अनुवाद, ये सब होगा विषयगत आधार पर अनुवाद। और इसके अलावा अनुवाद की प्रकृति के आधार पर भी अनुवाद को कई भागों में बांटा गया, जैसे कि शब्द का अनुवाद, भाव का अनुवाद, छाया अनुवाद, व्याख्या अनुवाद, सारा अनुवाद, वार्ता अनुवाद, रूपांतरण अनुवाद, आदर्श अनुवाद। तो ये सब अनुवाद के एक प्रकार से प्रकार होते हैं। और अनुवाद की अगर बात की जाए तो इसका वर्गीकरण और प्रकार जो है ये इसको हमको समझना है, तो यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक जो आपको पढ़ना है, चौथा टॉपिक है, वो है परिभाषिक शब्दावली के निर्माण की प्रक्रिया। तो परिभाषिक शब्दावलियों की अगर बात की जाए तो परिभाषिक शब्द क्या होते हैं भाई? परिभाषिक शब्दों की अगर बात की जाए तो परिभाषिक शब्दों को परिभाषित करते हुए भोलानाथ तिवारी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। परिभाषिक शब्द जो होते हैं वो एक प्रकार से सहज होते हैं, सहज के साथ ही साथ वो एक चीज़ के लिए, एक ही भाषा के लिए, मतलब एक ही शब्द जो होते हैं एक ही चीज़ों के लिए प्रयोग में लाते हैं। खास करके परिभाषिक शब्दावलियों की अगर बात की जाए तो परिभाषिक जो शब्द होते हैं इसकी अगर बात की जाए तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी कहते हैं कि परिभाषिक शब्द ऐसे शब्द को कहते हैं जो केवल विभिन्न विज्ञानों और शास्त्रों में सुनिश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जिनकी उन विज्ञानों और शास्त्रों के संदर्भ में परिभाषा दी जा सकती है। जैसे अद्वैतवाद जो है ये दर्शन का है। कथानक जो शब्द है ये भी एक प्रकार से परिभाषिक शब्द ही है। इसके अलावा आप देखते होंगे आलोचना, क्रिया विश्लेषण, व्याकरण, इन सभी में अनुवादिक जो परिभाषिक शब्द हैं इनका प्रयोग किया जाता है। और भी तमाम सारे परिभाषिक शब्द हैं, जैसे कि आर्टिकल हो गया, डिफेक्टो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, कैबिनेट है, बजट है। तो एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो एक प्रकार से भाषा होती है, मतलब अलग अलग भाषाओं में भी एक प्रकार से परिभाषिक शब्द होते हैं। परिभाषिक शब्दों की अगर बात की जाए तो जो परिभाषिक शब्द होते हैं उनकी अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट होते हैं, और विधि में भी, कानून में भी, नए नए जो विज्ञान है उनमें जिस प्रकार शोध हो रहा है उसमें भी आप देखते हैं लगातार परिभाषिक शब्दों के बारे में कई प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं, ठीक है। तो जो परिभाषिक शब्द है इसकी अगर बात करें हम तो परिभाषिक शब्द बड़ा इम्पोर्टेंट होता है आपकी परीक्षा के दृष्टि से भी। और परिभाषिक शब्दों में कई शब्द भी आते हैं आपके, ठीक है। वहाँ आप देखते हैं एक प्रकार से जैसे कानून में भी परिभाषिक शब्द हैं, संविधान में भी परिभाषिक शब्द हैं। इसके अलावा आप देखते हैं परिभाषिक शब्दों को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से चीज़ों को बताया भी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। जैसे कि डॉक्टर गोपाल शर्मा कहते हैं परिभाषिक शब्दों को लेकर के कि परिभाषिक शब्द वह शब्द है जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है और जिसका अर्थ एक परिभाषा के द्वारा स्थिर किया जाता है। जबकि डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने तो कई बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से निश्चित रूप से परिभाषित होने वाले शब्दों को परिभाषिक शब्द कहेंगे, ठीक है। और परिभाषित शब्दों को हिंदी में तकनीकी शब्द भी कहते हैं। परिभाषिक शब्दों की अगर बात की जाए तो एक अर्ध परिभाषिक शब्द भी होते हैं और परिभाषिक शब्द भी होते हैं। अर्ध परिभाषिक शब्दों का प्रयोग एक प्रकार से थोड़ा कम होता है, मतलब कि परिभाषित शब्दों का प्रयोग तो होता ही है, अर्ध परिभाषित शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है और परिभाषित शब्दों का प्रयोग जो होता है वो थोड़ा कम होता है। परिभाषिक शब्द का अर्थ सुनिश्चित होता है, सुबोध होता है, स्पष्ट होना चाहिए, उसे अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार के दोष से मुक्त होना चाहिए। परिभाषित शब्द को अपनी अर्थ परिधि से अधिक या कम अर्थ को अभिव्यक्त नहीं करना चाहिए। इसके अलावा परिभाषिक शब्द उच्चारण के दृष्टि से सरल और सुबोध होने चाहिए। किसी एक संकल्पना के लिए एक ही परिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। परिभाषिक शब्द खास करके अल्पाक्षरी या छोटा होना चाहिए। जैसे कि हंगर स्ट्राइक के लिए अगर बोले भूख हड़ताल शब्द तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसके लिए अनशन अगर बोल देंगे, हंगर स्ट्राइक के लिए अनशन बोल दिया तो वो भी एक प्रकार से परिभाषिक शब्द हो जाता है। तो परिभाषिक शब्दों की अगर बात की जाए तो ऐसे शब्द जिनकी परिभाषा दी जाती है और जो एक प्रकार से इम्पोर्टेंट होते हैं खास करके हर एक विशेष क्षेत्रों के लिए, तो वो होते हैं परिभाषिक शब्द। समझ में आ रही चीज़ें, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो टॉपिक है आपका पांचवा टॉपिक है वो है पुनरीक्षण। अनुवाद करने के बाद में अच्छा इसका अर्थ और परिभाषा समझनी है हमको पुनरीक्षण की। पुनरीक्षण जो होता है अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो पुनरीक्षण का सीधा सा मतलब होता है, पुनरीक्षण समझ रहे हैं क्या होता है? पुनर माने होता है दोबारा, रीक्षण माने होता मतलब
पुनः माने होता है दोबारा, और परीक्षण का मतलब होता है चेक करना, जांचना, जो गलतियां हैं उनको निकालना, उनको सही करना। तो पुनरीक्षण जब कोई व्यक्ति अनुवाद करता है, अनुवाद लिखता है, तो अनुवाद लिखने के बाद में फिर एक पुनरीक्षक होता है, वो क्या करता है, उस अनुवाद को पढ़ता है, अर्थात जो अनुवाद किया गया है उस अनुवाद को पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में जो उसमें त्रुटियां रहती हैं, अर्थात जो कमियां रह जाती हैं, उन्हीं कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। मतलब जो अनुवाद में कमियां रह गई हैं, अब वो कमियां कई प्रकार की हो सकती हैं, तो उन्हीं कमियों को दूर करने का जो काम है वो एक पुनरीक्षक करता है। तो इसी प्रक्रिया को पुनरीक्षण बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, पुनरीक्षण बोलते हैं। तो अनुवाद को चेक करना कि अनुवाद सही किया गया है अथवा सही नहीं किया गया है, इसी को जांचना ही बोला जाता है पुनरीक्षण। समझ रहे हैं अनुवाद की भाषा में, और जो ऐसा करता है उसको बोलते हैं पुनरीक्षक। ठीक है, तो पुनरीक्षण जो होता है एक प्रक्रिया है जो अनुवाद होने के परिणाम स्वरूप अनुवादकर्ता के द्वारा जो पेश किया गया मटेरियल होता है, जो अनुवाद उसने कर दिया, अब उस अनुवाद को जांचता है पुनरीक्षक कि भाई अनुवाद में क्या क्या गलतियां हैं, जो बातें वहां पर बताई जा रही थी स्रोत भाषा में, क्या वही मूल भाषा में है, क्या वही लक्ष्य भाषा में है या नहीं है। मतलब जो बातें मूल भाषा में थी, स्रोत भाषा में थी, वो लक्ष्य भाषा में है या नहीं है। अगर उसमें कोई त्रुटि है, कमी है, तो उस कमियों को सुधारता है, उस कमियों को अंडरलाइन करके बताता है कि भाई ये कमी रह गई, इसको सुधारे, या वो खुद ही सुधार देता है। तो ये होता है पुनरीक्षण। ठीक है, तो अनुवाद में पुनरीक्षण का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद में जो अगला टॉपिक अपने को पढ़ना है वो टॉपिक है अनुवाद मूल्यांकन। अनुवाद मूल्यांकन की परिभाषा और पद्धतियाँ भी कई सारी हैं, इनके बारे में जानना है। अनुवाद मूल्यांकन जो होता है, इसको अगर मैं बताऊँ सरल शब्दों में, तो मूल्यों का अंकन करता है ये। अनुवाद मूल्यांकन में क्या होता है, अनुवाद मूल्यांकन में क्या होता है कि भाई अनुवाद का मूल्यांकन क्या आता है कि अनुवाद कहाँ तक सटीक है, कितना अच्छे हद तक सही है या नहीं सही है, इसकी जांच करता है। उसमें सुधार वगैरह अनुवाद मूल्यांकन करता जो होता है उतना नहीं करता है, लेकिन अनुवाद का जो पुनरीक्षण होता है वो उसमें एक प्रकार से कमियों को ढूंढता भी है और कमी ख़त्म करने का प्रयास भी करता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए। चलिए आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं कि भाई और भी चीज़ें जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। मूल्यांकन जो होता है, अनुवाद का मूल्यांकन अनुवाद कला का मूल्यांकन होता है। अनुवादक क्या करता है, रचना का अनुवाद चाहे जितनी कुशलता के साथ करता है, किंतु उसकी उच्चता या गुणवत्ता की जांच मूल्यांकन की कसौटी पर कसने से ही की जा सकती है। और मूल्यांकन से मूल पाठ से अनुदित पाठ के समय गुण और दोष का विवेचन किया जाता है। मूल पाठ की पुनर्रचना का पुनरीक्षण, खास करके अनुवाद ही जो होता है उसी को मूल्यांकन कहते हैं। मूल्यांकन का सीधा सा मतलब होता है कि भाई क्या कमियां हैं उस कमियों को बताना, क्या अच्छाइयां हैं उन अच्छाइयों को भी बता देना। जबकि पुनरीक्षण में होता है जो कमियां रह गई होती हैं उन्हीं कमियों को सही करना, वो होता है पुनरीक्षण। जबकि कमियां और अच्छाइयां, उसकी क्वालिटी वगैरह सभी को बता देना कि किस हद तक अनुवाद अच्छा है, किस हद तक बुरा है, कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें रह गई हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी क्वालिटी अच्छी है, कहाँ कहाँ पर बुरी है। इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करने का काम एक मूल्यांकन करता है, जब अनुवाद का वो करता है मूल्यांकन। ठीक है, तो ये हो गया अनुवाद का मूल्यांकन। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला जो टॉपिक है आपका वो है प्रशासनिक अनुवाद। प्रशासनिक अनुवाद की अगर बात की जाए, देखिए प्रशासनिक अनुवाद परिभाषा, समस्याएं और समाधान, इसको पढ़ लेना है। क्योंकि प्रश्न आपसे पूछता है कि प्रशासनिक शब्दावली से या प्रशासनिक अनुवाद से आप क्या समझते हैं, उसकी परिभाषा को देते हुए उसकी समस्याओं को बताएं और उसके समाधान के उपाय भी बताने का प्रयास करें। ऐसे प्रश्न पूछते चर्चा करने का प्रयास इस पर करेंगे। मॉडल पेपर एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, लिखित का भी अवेलेबल है और ऑब्जेक्टिव का भी अवेलेबल है। महासंग्राम वीडियो भी अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो जो प्रशासनिक अनुवाद होता है, जो प्रशासन के मामलों में खास करके जो अनुवाद होता है वो अनुवाद होता है प्रशासनिक अनुवाद। जैसे मान लेते हैं कोई ऑफिस है, ऑफिस से प्रशासन, चूँकि ऑफिस से ही होता है, तो ऑफिस से क्या होता है, कोई नियम कायदा छपता है तो वो हिंदी में छपा मान लेते हैं। अब चूंकि सारे लोग हिंदी नहीं जानते हैं या केवल अंग्रेजी में छपा, तो सारे लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, तो क्या होता है कि उसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में छापा जाता है।
तो वो अनुवाद किया जाता है। तो प्रशासनिक कार्यों में भी अनुवाद होता है, अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रशासन के मामलों में जो अनुवाद होता है उसको बोलते हैं प्रशासनिक अनुवाद। तो ये होता है आपका प्रशासनिक अनुवाद। वहीं अगला जो टॉपिक आपका है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है आपका कौन सा भाई? वो है बैंकिंग के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व। बैंकिंग के क्षेत्र में भी अनुवाद का अपना महत्व है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो खास करके आप देखते हैं बैंकिंग के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में अनुवाद का अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अनुवाद खास करके प्रशासनिक मामलों में भी आप देखते हैं, साहित्य जो होता है उसमें भी आप देखते हैं, ठीक है। और लगातार आप देख रहे हैं कि अनुवाद जो होता है लगातार खास करके अलग अलग क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्र में, बैंकों में, या आप देखते हैं बैंकों में, बैंकिंग के क्षेत्र में तो अनुवाद का काफ़ी महत्व है, क्योंकि बैंकों की जो हिंदी होती है बड़ी जटिल होती है और बैंकों का काम अधिकतर अंग्रेजी में होता है। क्योंकि बैंक वगैरह की जो सुविधा है खास करके विदेशी सुविधाएँ हैं, तो विदेशों से आई हैं चूँकि, तो जो चीज़ें विदेशों से आई हैं उसको समझने के लिए हमको विदेशी भाषाओं के बारे में और वहाँ के चीज़ों के बारे में समझना होता है, इसीलिए हम अनुवादिक शैली में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। बैंक वगैरह की हिंदी जब आप पढ़ते हैं तो बड़ी कठिन लगती है। कठिन इसलिए लगती है क्योंकि उसका अनुवाद हुआ होता है और अनुवाद जो होता है मशीनी अनुवाद होता है और इससे कभी कभी दिक्कतें भी सामने आती हैं। हालांकि बैंकिंग के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व इसलिए भी है क्योंकि अनुवाद अगर ना किया जाएगा बैंकिंग में तो लोगों को समझ में चीज़ें नहीं आएंगी, इसीलिए बैंकिंग के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व आज लगातार बढ़ता जा रहा है। और बैंकिंग सेवाओं को ठीक तरीके से चलाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को कंपनी कानून, बिक्री कर कानून, बैंकिंग अधिनियम, इन सभी की जानकारी देना आवश्यक होता है। और बैंकिंग सेवाओं में ऋण देने तथा खास करके जो हुंडी होती है तो हुंडियों आदि के द्वारा उसके आधार पर अग्रिम देने से संबंधित जो कार्य होते हैं उनकी विशेष जानकारी देने की ज़रूरत जो होती है वो भी पड़ती, तो इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है खास करके बैंक के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये एक प्रकार से आप देखते हैं लगातार अनुवाद जो है वो बड़ी अच्छी भूमिका निभाता है। हर एक क्षेत्र में अनुवाद का महत्व भी है, खास करके प्रशासनिक मामलों में भी, बैंकिंग के मामलों में भी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी, और अलग अलग जो विषय वस्तु होती है उसको समझने के लिए भी आज अनुवाद की बड़ी आवश्यकता है। और अनुवाद की आवश्यकता इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी को नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग अंग्रेजी को नहीं जानते हैं, क्योंकि भारत जो है बहुभाषिक समाज है। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में अनुवाद का महत्व बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी दृष्टि से बैंक के क्षेत्र में अनुवाद का महत्व है, प्रशासनिक क्षेत्रों में अनुवाद का महत्व है, तो ये हो गए। इसके अलावा जो अगला टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक आपका कौन सा है? वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद। वैज्ञानिक क्षेत्रों में आप देखते हैं विज्ञान में लगातार शोध होते हैं वैज्ञानिक मामलों में, उसी प्रकार से तकनीकी क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का लगातार विकास होता जाता है, लगातार विकास हो रहा है, विज्ञान का विकास हो रहा है, प्रौद्योगिकी का विकास हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप नए नई चीज़ों की खोज हो रही है, तो उससे उस चीज़ों को नाम दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ जिसकी खोज होती है उसको कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। तो वो नाम हो सकता है अंग्रेजी में दिया गया हो या जर्मनी में दिया गया हो, और उसकी चूँकि उस चीज़ का उपयोग पूरा दुनिया करेगा, पूरा संसार करेगा, तो अलग अलग भाषाओं में भी उसको कुछ नामों से पुकारा जाएगा, तो उसी नामों के लिए अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है इन क्षेत्रों में, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र का मतलब किसी भी चीज़ का आविष्कार मान लेते हैं अमेरिका में हुआ या इंग्लैंड में हुआ, तो इंग्लैंड में अंग्रेजी में उसका नाम रखा जाएगा, तो अंग्रेजी में नाम रखा गया, और भारत में भी उसका उपयोग होने लगा, तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे, समस्या इस बात की उत्पन्न होगी, तो उसके नाम के लिए फिर उसको कुछ नाम दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग, तो वो अनुवाद के परिणाम स्वरूप ही संभव हो पाता है कि भाई इसका नाम क्या दिया जाए। इसके अलावा वैज्ञानिक क्षेत्रों में जहाँ पर आप देखते हैं विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग देशों के वैज्ञानिक इकट्ठा होते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तो उसमें भी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है ताकि एक दूसरे के भावों को समझ सके, विचारों को जान सके, ठीक है। चूँकि अलग अलग भाषा के क्षेत्र के लोग इकट्ठा होते हैं तो इसमें अनुवाद की बड़ी अच्छी भूमिका होती है। तकनीकी मामलों में भी आप देखते हैं टेक्निकल मामलों में अनुवाद की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि टेक्निकल जरूरी नहीं कि भाई कोई देश ही अकेले जानता है हर एक चीज़, टेक्निक के मामलों में अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्ति जान सकते हैं, तो इसीलिए सभी की भावनाओं को, सभी की भाषा को समझने के लिए अनुवाद एक ज़रूरी काम हो जाता, तो उसमें भी अनुवाद की बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा अगला जो टॉपिक है वो है सृजनात्मक साहित्य तथा अनुवाद।
सृजनात्मक साहित्य का मतलब होता है एक प्रकार से जो सृजन किया हमने। आप देखते हैं विभिन्न साहित्य जो हो गया, मान लेते हैं विश्व साहित्य या अंग्रेजी साहित्य जो हमने सीखा, या जो विश्व स्तर के साहित्य थे, यूरोपीय साहित्य थे, उससे हमने सीखा, या हिंदी में कोई चीज़ लिखे गए, कोई बड़ा ग्रंथ लिखा गया, रामचरितमानस, या आप देखते हैं गीता का या वेदों का अनुवाद हुआ, श्रीमद् भगवद गीता का, वेदों का, स्मृतियों का, पुराणों का, बहुत सारा अनुवाद लोगों ने किया। इसी प्रकार से आप देखते हैं अलग अलग भाषाओं में रामचरितमानस का भी अनुवाद किया गया, रामायण का अनुवाद किया गया। तो अनुवाद जो होता है ये कहीं न कहीं पे सृजनात्मकता के लिए, जानकारी के लिए, अलग अलग साहित्य को पढ़ने के लिए लोग इसका अनुवाद करते, तो ये भी एक प्रकार से अनुवाद हो गया। तो ये टॉपिक अपने को तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद में हमको अगला जो टॉपिक है 11वां टॉपिक है सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव में अनुवाद की भूमिका। सामाजिक सांस्कृतिक बदलाव में मतलब जो सांस्कृतिक बदलाव, जिस प्रकार से कल्चर बदल रहा है, जिस प्रकार से पहले आप क्या करते थे, कैसा रहते थे, और आजकल कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, बहुत अंतर आप देखने को मिलते हैं। आप अपने दादाजी को देखिए और अपने विचारों को देखिए, खुद को देखिए, आप में और उनमें बहुत अंतर दिखेगा। चाहे विचारों की मैं बात करूं, और चाहे पहनावे ओढ़ावे की बात करूं, चाहे जीवन जीने की शैली की बात करूं, चाहे सुख सुविधाओं की बात करूं, और चाहे खान पान की बात करूं। आपके दादाजी हो सकता है कि दाल चावल रोटी सब्जी ही खाते थे, आजकल आप लोग मैगी से लेकर के नूडल्स, पास्ता, दुनिया भर की चीज़ें खा रहे हैं। वो केवल समोसा और जलेबी खाते थे, आज आप लोग दुनिया की अलग अलग एक प्रकार से जो रेसिपी है उनको जान पा रहे हैं, खाते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं, ठीक है। ठंडा वगैरह का विकास हुआ, आप देखते हैं आने वाले समय में ही तो हुआ है। अलग अलग प्रकार की चीज़ों का विकास हुआ, लोग पीते हैं, एंजॉय करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं लगातार को, मतलब तमाम प्रकार के पेय पदार्थ, तमाम प्रकार के खाने के रेसिपी लगातार बनती जा रही हैं। लोग एक प्रकार से खाते हैं बर्गर, पिज़्ज़ा, रोल, पता नहीं क्या क्या है। तो वो सब पहले आपके दादाजी की थोड़ी ना खाते थे, वो सब तो केवल समोसा वगैरह कभी कभी जानते थे, समोसा, टिकिया, फुल्की, यही सब जानते थे। फुल्की माने पानी बतासा जो होता है वो। तो कहीं न कहीं पे सामाजिक क्षेत्रों में भी बदलाव हुआ है। पहले समाज कैसा था, समाज के रीति रिवाज कैसे थे, आजकल आप देख रहे हैं समाज में बदलाव हो रहा है। समाज के क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आप देख रहे हैं समाज के हर एक स्वरूप में, समाज की संरचना में, समाज के स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो रहा है लगातार। रीति रिवाजों में परिवर्तन हो रहा है, परंपराओं में परिवर्तन हो रहा है, रूढ़ियों में परिवर्तन हो रहा है। और उन सभी परिवर्तन का जो उत्तरदायी है वो कहीं न कहीं पे जो अनुवाद रहा वही रहा, चूँकि अनुवाद के माध्यम से हमने दूसरे के रीति रिवाजों को, दूसरे की शैलियों को, दूसरे की संस्कृति को, दूसरे की सामाजिक व्यवस्था को जानने का प्रयास किया। और तभी जाना जब अनुवाद हुआ, चूँकि वो लोग अंग्रेजी में या और भी जर्मन में या फ्रेंच में बोलते हैं, जब उसको हम हिंदी में जान पाएंगे कि भाई वो लोग क्या बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और किस प्रकार से रहते हैं, तभी तो उसको सीखेंगे। या हमारी भाषा हिंदी है और वो हमारा जो है व्यवहार, आजकल इंग्लैंड और रसिया की जो लड़कियां हैं वो साड़ी पहन करके एक प्रकार से राधे कृष्णा मूवमेंट में खूब उछल उछल करके डांस करती, राधे कृष्णा बोलती हैं। तो आप सोचो, वो हमारा अपना रही हैं, हम लोग उनका अपना रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये सब अपनाने का जो प्रकरण है, चूँकि उन्होंने हमारे भावों को समझा, हमारे विचारों को समझा, हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में जाना पढ़ा। क्यों पढ़ा? चूँकि उन्होंने क्या, अनुवाद के परिणाम स्वरूप ही पढ़ा। आजकल गूगल है, गूगल पर आप किसी भी भाषा का अनुवाद डालो, तुरंत अनुवाद हो जाता है। तो गूगल अनुवाद ट्रांसलेटर, मतलब गूगल ट्रांसलेटर एक एप्लीकेशन होता है, वहाँ पर आप डालेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा। भाई अंग्रेजी में लिखेंगे तो हिंदी में मिल जाएगा, दुनिया की किसी भी भाषा में आप चाहो तो उसको बना सकते हो, ठीक है। लेकिन वो मशीन अनुवाद होता है और मशीनी अनुवाद एक प्रकार से गलत भी होता है, ठीक है। लेकिन जो वैसा अनुवाद होता है जो व्यक्ति करते हैं, वो भावों को, विचारों को, इन सभी को समझते हैं, सिचुएशंस को, उस देश की स्थिति परिस्थिति को जानते हैं, उसके बाद में फिर अनुवाद करते हैं, तो वो अनुवाद सटीक माना जाता है, सरल माना जाता है व्यक्ति के द्वारा किया गया अनुवाद। जबकि जो अनुवाद मशीन के द्वारा किया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, वह अनुवाद सरल भी, मतलब एक प्रकार से गलत भी हो सकता है। जैसे आप देखते हैं कि जो पेपर बनते हैं, खास करके अंग्रेजी में बहुत सारे पेपर पहले बना देते हैं लोग, और फिर उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद करते हैं। इससे क्या होता है, हिंदी जटिल हो जाती है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं। और यूपीएससी में भी ऐसी तमाम प्रकार की समस्याएं सामने देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं पे अनुवाद की ये सारी समस्याएं भी होती हैं, और अनुवाद के द्वारा ही समाज में और समाज में परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। किसके द्वारा? तो ये सब संभव हो पाया है अनुवाद के परिणाम स्वरूप ही। एक प्रकार से अनुवाद की बहुत भूमिका है सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन में, ठीक है। समाज जिस गति से बदल रहा है उसमें कहीं ना कहीं पे एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अनुवाद की, ठीक है।
अगला जो टॉपिक आपका है हमको पढ़ना है वो टॉपिक है मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद का मतलब होता है जैसे गूगल ट्रांसलेटर से आप अनुवाद कर लें, ठीक है, या किसी लैपटॉप या उससे मतलब मशीन से अनुवाद करना। मशीनी अनुवाद का मतलब होता है मशीन से अनुवाद किया गया अनुवाद जो होता है उसको बोलते हैं मशीनी अनुवाद, ठीक है। यानी यंत्रों के माध्यम से जब आप अनुवाद करते हैं तो उसको बोलते हैं मशीनी अनुवाद। समझ में आ रही चीज़ें। और मशीनी अनुवाद जो है एक प्रकार से ये गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं हमेशा गलत होता है, सही भी होता है मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद जो होता है ये कंप्यूटर प्रणाली के माध्यम से एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करना जो है इसी को बोला जाता है। और 3 प्रक्रियाएं होती खास करके मशीनी अनुवाद की। पहला तो विश्लेषण किया जाता है, फिर अंतरण होता है और फिर पुनर्गठन होता है। मशीनी अनुवाद की ये तीनों प्रक्रियाएं कंप्यूटर के मशीन के द्वारा ही संपन्न होती हैं और इसीलिए इसको मशीनी अनुवाद कहा जाता है। सॉरी, मशीनी अनुवाद जो है 2 अलग अलग भाषाओं के बीच कंप्यूटर या मशीन के माध्यम से की गई एक भाषिक प्रक्रिया होती है, जिसमें मशीनी कार्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वह स्रोत भाषा के पाठ अथवा उसमें निहित संदेश को उसकी मूल गुणवत्ता के साथ लक्ष्य भाषा में सरलतापूर्वक कर सके, ठीक है। तो ये होता है मशीनी अनुवाद। मशीनी अनुवाद एक प्रकार से इसमें एक प्रकार से जो भाव होते हैं वो थोड़ा सा समझ नहीं पाता है। मशीन चूँकि भावनाओं को नहीं समझ पाता है, इमोशन को नहीं समझ पाता है, और इसीलिए खास करके इमोशंस को ना समझने के कारण क्या होता है मशीनी अनुवाद कभी कभी गलत भी होता है। तो मशीनी अनुवाद ये होता है। वहीं अगला जो टॉपिक है वो होता है अनुवाद में कोश की भूमिका। कोश माने होता है जो डिक्शनरी होती है उसी को बोलते हैं कोश। तो डिक्शनरी मतलब जो अनुवाद के जो कोश होते हैं, कई कोश होते हैं, आपको मैं बता दूं। कोश मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कोश होते हैं भाई? कोश मुख्य रूप से आपके 3 प्रकार के कोश होते हैं। एक तो होता है आपका कौन सा भाई? व्यक्ति कोश। व्यक्ति कोश का मतलब होता है जब किसी एक साहित्यकार के साहित्य में प्रयुक्त शब्दों को ध्यान में रख करके कोश का निर्माण किया था, डिक्शनरी बनाई जाती है, तो उसको बोलते हैं व्यक्ति कोश, ठीक है। जैसे कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक है विलियम शेक्सपियर, उनकी रचना के एक प्रकार से उनकी रचना से तमाम सारे शब्दों को उठा करके एक डिक्शनरी बना दी जाए। या फिर रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी बाबा तुलसीदास, या छायावाद के लेखक है जयशंकर प्रसाद। तो इन सभी के रचनाओं को उठा करके उनसे एक प्रकार से शब्दों को निकाल करके और उनका एक कोश बना दे और फिर अनुवाद करें, तो वो होता है एक प्रकार से व्यक्ति कोश। दूसरा कोश होता है पुस्तक कोश। पुस्तक कोश में किसी एक प्रसिद्ध पुस्तक यानी ग्रंथ में जो व्याप्त शब्द होते हैं उनको आधार बना करके कोश का निर्माण किया था। जैसे तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, मैथिलीशरण की गुप्त की रचना है साकेत, जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी, मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में। तो इन सभी को अगर केंद्र में रख करके इन सभी को आधार बना करके और कोश बनाया जाए तो उसको बोलते हैं पुस्तक कोश। और इनकी बड़ी भूमिका होती है अनुवाद में कोशों की। एक होता है भाषा कोश। तीसरा भाषा कोश में क्या होता है? इस कोश में एक भाषा में ही खास करके ये कोश होता है और एक से अधिक भाषाओं में भी हो सकता है। एक भाषा वाले कोश को एक भाषिक कोश और 2 भाषाओं वाले कोश को द्विभाषिक कोश कहा जाता है। और भाषा कोश भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है वर्णनात्मक, एक होता है ऐतिहासिक और एक होता है तुलनात्मक। जैसे डिक्शनरी जो होती है उसी को बोलते हैं कोश। मिथक, पुराण, तमाम सारे इतिहास, इन सभी से एक प्रकार से क्या होता है कोशों का निर्माण होता है और एक प्रकार से ये होते हैं। और कोशों की बड़ी भूमिका होती है क्योंकि जब भी आप अनुवाद करते हैं तो एक प्रकार से डिक्शनरी वगैरह भी देखते हैं कि भाई इस शब्द की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला जो टॉपिक है 14वां टॉपिक है वो है एक अच्छे अनुवादक के क्या क्या गुण होते हैं, इसको बताने का प्रयास करें। बढ़िया टॉपिक है आपका और बढ़िया प्रश्न भी है। अच्छे अनुवादक के गुण आपसे पूछा जा रहा है और परीक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता रहता है कि एक अच्छे अनुवादक के एक प्रकार से गुण बताइए कि एक अच्छे अनुवादकर्ता में क्या क्या गुण होना चाहिए ताकि वो अच्छे तरीके से लिख पाए, अच्छे तरीके से अनुवाद कर पाए, ठीक है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो एक अच्छे अनुवादक में क्या क्या गुण होने चाहिए भाई, बताइए सभी लोग। एक अच्छे अनुवादक के गुण की अगर बात की जाए तो कई सारे गुण उसके अंदर होने चाहिए। सबसे पहली बात, भाषा का प्रभुत्व उसके अंदर होना चाहिए, यानी लैंग्वेज इन्फ्लुएंस अगर उसके पास है टैलेंट ये वाला, निश्चित तौर पर वो अच्छा अनुवादक कहा जाएगा। अनुवादक को स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा
की प्रकृति के बारे में, व्याकरणिक व्यवस्था शैली के बारे में, अनुप्रयोगात्मकता का आधिकारिक ज्ञान उन सभी के मतलब अनुवादक के पास होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अनुवादक को श्रुत भाषा में मुहावरों का, लोकोक्तियों की, विशिष्ट प्रयोगों की, सूक्तियों की, कथनों की, इन सभी की गहन समझ होनी चाहिए। तो भाषा प्रभुत्व उसके पास ज़बरदस्त होना चाहिए। दूसरी बात, बहुज्ञता और विवेकशीलता होनी चाहिए, मतलब कि उसको वेल इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, इंटेलिजेंस उसके पास होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा अनुवादक माना जाएगा। सतर्कता होनी चाहिए, केयरफुल अगर वो रहेगा तभी अनुवाद अच्छा हो पाएगा, क्योंकि सफल अनुवादक आरंभ से अंत तक सतर्क रहता है और यह सतर्कता का पाठ चयन, पाठ पठन से लेकर के मूल से मिलान या तुलना, संशोधित भाषांतरण तक आवश्यक होता है। और ज़रूरी होता है कि जब तक अनुवाद सफल ना हो जाए तब तक एक प्रकार से करना चाहिए। इसके अलावा संदेह निवारणकर्ता, प्रतिभा, समाज एवं संस्कृति का ज्ञान, ज्ञान विज्ञान और मनोविज्ञान का परिचय, तो एक प्रकार से निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, तटस्थता, सृजन क्षमता, कड़ी साधना, श्रद्धा और निष्ठा के साथ अनुवाद करना चाहिए। और यह सब एक अच्छे अनुवादक के गुण होते हैं। तो यह भी एक प्रकार से एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो एक अच्छे अनुवादक के कई सारे गुण होते हैं कि भाषा में निपुण होना चाहिए। इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं जो कि एक अच्छे अनुवादक की पहचान करवाती हैं। तो अनुवाद करते समय इन तमाम प्रकार की बातों को अनुवादक को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में ज़रूर आता है। 2-3-4 विश्वविद्यालयों के पेपर अभी तक हुए हैं 2023 में, और उनमें आप देखिएगा तो यहाँ ये प्रश्न ज़रूर आया हुआ है कि एक अच्छे अनुवादक के गुण बताएं। तो इसको ज़रूर आप ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी एक दिन मैं चर्चा करूँगा एक अच्छे अनुवादक के क्या क्या गुण होने चाहिए, उस पर विस्तार से मैं चर्चा करने का प्रयास करूँगा। और आप लोगों ने आज के वीडियो के माध्यम से लगभग 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कुछ थोड़ी बातों को जाना, समझा और परखा। बाकी और भी चीज़ें जो है महासंग्राम वीडियो में आपको मिल जाएंगी, आप जानकारी ग्रहण कर सकते हैं। हालांकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने सोचा बता दिया जाए। आप लोगों के कमेंट लगातार आते थे कि सर जी हिंदी का बताइए, तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।